खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है। आप पता नहीं कितने लोग इस बात को जानते हैं। आज हम सब एमएसपी की बात करते हैं, सब फसलों के न्यूनतम मूल्य की बात करते हैं। ये आइडिया सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमेशा किसानों के हित को सर्वोपरि रखा। और आज क्या हालात है हमारे देश में? आज किसान अन्नदाता नहीं, आज का नेता किसान को अन्नदाता नहीं, किसान को सिर्फ मतदाता समझता है। उसको किसान की याद आती है 4.25 साल बाद, जब चुनाव को 3 या 4 महीने रह जाएं, तब उसको किसानों की याद आती है। क्योंकि हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, खासतौर से जो सत्ताधारी पार्टी है, उसको समझ में आ गया है कि किसानों में फूट डालो और राज करो। और गलती हमारी भी है, हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम सब बट गए। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। मैं आज से 15-20 दिन पहले देखा, वो किसान किसी एक जाति के नहीं थे। उनमें कुछ गुज्जर भी थे, उनमें कुछ पंडित भी थे, उनमें कुछ जाट भी थे, उनमें कुछ पिछड़ी जाति के किसान भी थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, जब किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी पीपली में, तो उन्होंने किसानों की जाति नहीं देखी, बस ये देखा कि ये किसान है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। देखिए, राजनीति में मेरा लंबा चौड़ा सफर नहीं है, पर मैं एक बात को जरूर जानती हूँ कि अगर देश का किसान संगठित हो जाए तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और इसी बात से हमारी देश की जो ये बड़े बड़े राजनेता हैं, वो इसी बात से डरते हैं। अब मैं आपको 2013 में ले चलती हूँ। 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? क्या आप लोगों को याद है क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में? अगर कोई मुझे बता सके। 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? दंगे हुए थे। हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में दंगे हुए। ये ज्यादातर किसान थे। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन का गढ़ होता था और वहां पे भाजपा का नामो निशान तक नहीं था 2013 से पहले। फिर उन्होंने हिंदू किसानों में और मुसलमान किसानों में आपस में इतना जहर भर दिया। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने जाटों को मारा और दूसरे हिंदुओं को मारा। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसके 6 महीने बाद जब वहां इलेक्शन हुए, वहां हर सीट भाजपा ने जीती। ऐसे इलाके में जहां भाजपा का नामो निशान नहीं था, आज वहां के सभी विधायक, आज वहां के सभी सांसद भाजपा के हैं। तो किसको फायदा हुआ? किसानों को फायदा हुआ या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? और भारतीय किसान यूनियन का जो गढ़ था, आज अपने गढ़ में ही भारतीय किसान यूनियन अलग थलग पड़ी है। वो अलग अलग गुटों में बट गई है। मुसलमान किसानों ने अलग गुट बना लिया है, हिंदू किसानों ने अलग गुट बना लिया है। तो इससे किसानों की जो सरकार से अपनी मांगे मंगवाने की शक्ति थी, वो कम हुई है। तो आखिर में नुकसान, सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों ने भरा है। इन दंगों की वजह से ऐसे ऐसे लोग किसान नेता बन गए जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। 5 साल उन्होंने सत्ता का सुख भोगा और आगे भी भोगेंगे, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरी का पता चल गया है। देश में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, सरकारी दफ्तर बंद थे। तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि सरकार अचानक जून के महीने में चुपचाप 3 अध्यादेश लेकर आई? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? मैं आपको बताती हूँ क्या वो इमरजेंसी थी। दरअसल मई के महीने में सरकार की ही एक अपनी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? उस रिपोर्ट में लिखा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो चुकी है। उसमें 23% की गिरावट आ चुकी है। बड़े बड़े कारखाने, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पर एक क्षेत्र है जिसमें अभी भी बढ़त हो रही है, केवल एक क्षेत्र, और वो है कृषि क्षेत्र। एक क्षेत्र है जिसमें अभी भी मुनाफा कमाया जा सकता है, वो है कृषि क्षेत्र। और क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, तो इन्होंने सोचा अब मुनाफा तो कृषि क्षेत्र में ही बचा है, क्यों ना अपने दोस्तों को, इन पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को भी कृषि क्षेत्र में घुसाया जाए।
और यही कारण है कि रातों रात ये 3 अध्यादेश लाए गए। जून में ये अध्यादेश आए और सितंबर में जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो जिस तरीके से ये बिल पारित हुए आप सभी को पता है। दरवाजे बंद कर दिए गए और वॉइस वोट से ये बिल पारित हुए। किसी की एक नहीं सुनवाई हुई, सुनवाई नहीं हुई। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते थे। आप सभी ने रामायण तो पढ़ी होगी। रामायण में क्या लिखा है कि रावण अपने समय का सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान राजा था। उसके मुकाबले का कोई और राजा नहीं था उस समय। और रावण को राम ने नहीं हराया, रावण को उसके अपने ही भाई विभीषण ने हराया। उसके अपने ही भाई विभीषण ने उससे गद्दारी की है? हाँ बिल्कुल, भेज देंगे। हम किसानों के बीच भी कुछ ऐसे ही विभीषण बैठे हैं। हरियाणा के 10 सांसद बैठे हैं हमारी संसद में। उन्होंने इस बिल के लिए वोट ही नहीं डाली, बल्कि कोई 1 मिनट के लिए किसी ने किसानों के हित के बारे में भी नहीं बोले। किसानों का पक्ष किसी ने नहीं रखा, 1 मिनट के लिए भी नहीं बोले। यहाँ पर आके बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, प्रेस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जहां बोलना चाहिए था कोई 1 मिनट के लिए चुस्का भी नहीं। क्या इसलिए हमने उनको देश की संसद में भेजा था? आज हमारी वजह से वो दिल्ली में एक किले की कोठी में बैठे हैं। क्या इसलिए हमने उनको भेजा था? मैं आज आप सभी को सचेत करने आई हूं ऐसे चुनावी किसानों के बारे में, आपको बताने आई हूं। आपने गन्ने के किसानों के बारे में सुना होगा, कपास की खेती के किसानों के बारे में सुना होगा। क्या आपने सुना है चुनाव की खेती करने वाले किसानों के बारे में? ये वो बड़े बड़े लीडर हैं जिनको पौने 5 साल तक किसान के हित याद नहीं रहते, पर चुनाव के 3-4 महीने पहले उनको याद आ जाता कि हाँ भाई हमारा भी बाप दादा किसान हुआ करता। तब उनको हमारे किसान भाइयों के हित के बारे में याद आ जाता है और जैसे ही चुनाव वो जीत जाते हैं वो वापस चले जाते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, पर हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद हैं वो भी एक किसान परिवार से। 2019 में जब हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह जी ने चुनाव जीता तो सच बताऊं मुझे खुशी हुई। खुशी किस बात की हुई? चाहे वो बीजेपी के हों और चाहे मैं कांग्रेस की हूं, मुझे खुशी इस बात की हुई कि चौधरी छोटू राम जी के वंशज चुनाव जीत गए थे। एक किसान परिवार से थे। चौधरी छोटू राम जी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया किसानों के लिए। तो मुझे खुशी हुई कि आज भी लोग चौधरी छोटू राम जी के बलिदान को भुलाया नहीं है लोगों ने। पर उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर 1 मिनट के लिए कह सकें कि ये बिल किसानों के हितों के खिलाफ है, और चुपचाप उन्होंने इस बिल की सपोर्ट में अपना वोट डाल दिया। तो हमारी बिरान माटी और किसी ने नहीं की। हमारी बिरान माटी, हमारी खराब माटी हमारे अपनों ने ही की है। और अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से, दरअसल क्या है, ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये समझते हैं कि किसान अनपढ़ हैं, बेवकूफ हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिनों पहले मैं किसी बड़े नेता का भाषण सुन रही थी। वो कह रहे थे कि इस बिल से केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही तकलीफ हो रही है। ये गलत बात है, क्योंकि 25 सितंबर को बेंगलोर में एक विशाल रैली हुई जिसमें कम से कम 30 से 35 हजार कर्नाटक के किसानों ने हिस्सा लिया। ये रैली इस नए काले कानून के विरोध में हुई। तो केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को इस बिल से तकलीफ नहीं है, इस नए कानून से तकलीफ नहीं है, पूरे देश के किसानों को इस कानून से तकलीफ है। तो मैं आपको कह रही हूं, आप अभी भी आप लोग जाग जाएं और एकजुट हो जाएं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप ना बटें और संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। जय जवान। और जय जवान जय किसान का नारा जो आज से 60 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में गूंजना चाहिए। तभी इस भारत का, हमारे देश का उज्जवल सुनहरा भविष्य बन सकता है। धन्यवाद।